कंट्रोल सिस्टम के 100 MCQs से शुरू करते हैं। इन एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप में क्या होता है, आउटपुट जो होता है इंडिपेंडेंट होता है इनपुट से, मतलब ओपन लूप है, कोई लूप नहीं है, तो इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तो ईजी है। सेकंड पे आते हैं फॉर ओपन लूप, ठीक है, फिर से ओपन कंट्रोल सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, जो सही नहीं है। लेस एक्सपेंसिव होता है, ये सही है। कंस्ट्रक्शन सिंपल होता है, मेंटेनेंस ईजी, ये भी सही है। डी में आते हैं एरर्स आर कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंसेज, ये भी सही है। रिकैलिब्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ आउटपुट, तो रिकैलिब्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये चीज़ गलत है, ये गलत है, सही नहीं है, गलत है। तो क्या होता है, रिक्वायर्ड है, रिकैलिब्रेशन जरूरी होता है ओपन कंट्रोल सिस्टम में, क्योंकि कोई लूप नहीं है, कोई फीडबैक नहीं है, कोई बताने के लिए नहीं कि कहाँ गलती आ रही है। एट्थ पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टेंडेंसी टू ऑसिलेट, किसके पास ऑसिलेट करने की टेंडेंसी होती है, तो हमारा जो क्लोज लूप सिस्टम होता है जिसमें रेजोनेंस होता है और ऑसिलेशन उसी में होता है, तो हमारा ऑसिलेट वाला क्लोज लूप, ठीक है, या तो क्लोज होगा, ये क्या है, ईदर और टाइप वाला ऑप्शन है, MCQ है। कुछ MCQ में क्या होता है कि आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों नहीं हो सकते, दोनों साथ में नहीं हो सकते, तो वही वाली बात हो गई, तो क्लोज लूप होगा। फिर आते 9th पे, अ गुड कंट्रोल सिस्टम हैज ऑल द फॉलोइंग फीचर एक्सेप्ट, एक गुड कंट्रोल सिस्टम के पास क्या नहीं होता है, तो स्लो रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी सिस्टम है तो उससे रिस्पॉन्स हम स्लो क्यों चाहेंगे, तो यहाँ तक हो गए। अ कंट्रोल सिस्टम थर्ड पे आते हैं, इन विच द कंट्रोल एक्शन इज समहाउ डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट, आउटपुट पर डिपेंडेंट है, तो क्लोज लूप सिस्टम हो गया। अ कार इज रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीडबैक एलिमेंट, एक कार है, वो कार चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, चलो ठीक है। अब इसी सिस्टम में, ये जो सिस्टम है इसमें फीडबैक एलिमेंट है क्या, असल में आपसे पूछा जा रहा है। क्लच, ठीक है, जो ब्रेक एक्सीलेटर क्लच है, तो क्लच है, या हमारी आंखें हैं, फीडबैक कौन दे रहा है, या निडल ऑफ द स्पीडोमीटर है। तो असल में क्या है कि हम देख तो अपनी आंखों से ही रहे हैं, पर हम अपनी आंखों से थोड़ी देख के चलते हैं कि तेज चल रहा है कि धीरे, हम कार का जो स्पीडोमीटर है उसकी निडल क्या बता रही है कि कार कितनी स्पीड में चल रही है, उस स्पीड को सच मान के हम अपनी एक्सीलेटर को कम ज़्यादा करते हैं, तो निडल ऑफ द स्पीडोमीटर है असल में फीडबैक एलिमेंट। फिर आते हैं 11th पे, द इनिशियल रिस्पॉन्स व्हेन द आउटपुट इज नॉट इक्वल टू इनपुट इज कॉल्ड, तो वो रिस्पॉन्स जब आउटपुट इनपुट के इक्वल नहीं होता है, इनिशियल रिस्पॉन्स, तो वो हमारा कौन सा होता है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं 4th पे, इन अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम द विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फीडबैक गेन, द ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम विल, अगर पॉजिटिव वैल्यू है फीडबैक गेन की, तो सिस्टम ओवरऑल जो है वो हमारा गेन, ओवरऑल गेन जो सिस्टम का वो घटता है, तो डिक्रीज करेगा, ये याद रखेंगे, पॉजिटिव के लिए इंक्रीज करेगा, नेगेटिव फीडबैक के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन लूप कंट्रोल, ठीक है, सिस्टम, कौन सा ओपन लूप है, तो यहाँ हमारा फील्ड कंट्रोल DC जो मोटर है, केवल DC मोटर, ठीक है, फील्ड कंट्रोल बोल सकते हैं, पर ये ओपन लूप है, क्लोज लूप नहीं है, बाकी हमारे क्लोज लूप के एग्जाम्पल्स है। 12th पे आते हैं, कंट्रोल सिस्टम वर्किंग अंडर अननोन रैंडम एक्शंस इज कॉल्ड, एक कंट्रोल सिस्टम है जो अननोन रैंडम एक्शंस के अंडर वर्क कर रहा है, तो हमारा स्टोकेस्टिक कंट्रोल सिस्टम हो गया। ये हम कम्युनिकेशन, रैंडम वेरिएबल, रैंडम प्रोसेस में भी पढ़ते हैं इस तरीके का टर्म, स्टोकेस्टिक। 13 पे आते हैं, ऑटोमेटिक टोस्टर इज एन, एक ऑटोमेटिक टोस्टर किस तरीके का हमारा वो है, तो ऑटोमेटिक टोस्टर अपने आप पे काम करता है, ऑटोमेटिक होना और क्लोज और लूप ऑफ ओपन लूप होने में डिफरेंस है। ऑटोमेटिक का ये मतलब नहीं है कि उसमें कोई क्लोज लूप है, उसमें कोई फीडबैक नहीं दिया जा रहा है, ऑटोमेटिक है मतलब उसने काम कर दिया अपने पास अपने आप पर, उसने कोई फीडबैक नहीं दिया कि टोस्ट कितना पका या नहीं पका, इस वजह से ऑटोमेटिक टोस्टर एक ओपन लूप हमारा सिस्टम है। इसी तरीके से वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी एक ओपन लूप सिस्टम है, वो कपड़ों को चेक नहीं कर रही कि कपड़े कितने धुले कि नहीं धुले, उसमें जो फीड किया गया है उस फीडिंग के हिसाब से उसने ऑटोमेटिकली उतनी देर कपड़ों को धो दिया। 6 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली करेक्ट फॉर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, तो कौन सा इसमें से ओपन कंट्रोल सिस्टम के लिए सही नहीं है, जरूरी है कि सही हो हुई, तो प्रेजेंस ऑफ नॉन लिनियरिटीज कॉजेज मेल फंक्शनिंग, तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए क्या है कि ये सही नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट, कि प्रेजेंस ऑफ नॉन लिनियरिटी की वजह से हमारा मेल फंक्शनिंग हो जाएगा, तो ऐसा सही नहीं है। अच्छा, ओपन लूप लेस एक्सपेंसिव होते हैं, सही है। फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम फॉर ऑफ नॉन लिनियरिटी, ये सही है, ठीक है, ये सही है। बाकी 7 पे आते हैं, इन ओपन लूप सिस्टम
तो ओपन लूप सिस्टम के अंदर अब से मैं पूछा क्या, द कंट्रोल एक्शन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम, तो डिपेंड तो करता ही नहीं है, ये डिपेंड वाला केस तो गया ही। तो क्या बचा, द कंट्रोल एक्शन इज ये इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट, ठीक है। तो ओपन लूप की बात कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट ही होगा। 14 पे आते हैं, एनी एक्सटर्नली इंट्रोड्यूस सिग्नल अफेक्टिंग कंट्रोल आउटपुट इज कॉल्ड अ, ठीक है, एक ऐसा सिग्नल जो कंट्रोल के आउटपुट को अफेक्ट कर रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, स्टिमुलस होता है। इस तरीके के सिग्नल का जो एक स्पेसिफिक नाम है वो है स्टिमुलस, तो ये याद रखेंगे, फीडबैक नहीं, सिग्नल नहीं, गेन कंट्रोल नहीं, स्टिमुलस। 15 पे आते हैं, अ क्लोज लूप सिस्टम इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम ओपन लूप सिस्टम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्लोज लूप और ओपन लूप को किससे डिस्टिंग्विश करते हैं, फीडबैक से, ये तो सबको पता ही है, फीडबैक। फिर आते हैं 16 पे, डैश इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, मतलब बताता है कि कितना होना चाहिए। तो हमारा पर्सपिरेशन सिस्टम जो होता है स्किन से रिलेटेड होता है, मतलब जो स्वेटिंग सिस्टम है, अगर बॉडी ज़्यादा हीट हो रही है तो स्वेट करके बॉडी को ठंडा कर देगा, तो पर्सपिरेशन सिस्टम जो होता है वो हमारा ह्यूमन टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, तो ये याद रखेंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव फीडबैक विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिक्रीज, तो नेगेटिव फीडबैक लगाने से क्या चीज़ नहीं घटती है, तो वो हमको बताना है। तो नेगेटिव फीडबैक लगाने से हमारा जो बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ बढ़ती है ना कि घटती है, बाकी चीज़ें घट जाएंगी, ओवरऑल गेन घट जाएगा, डिस्टॉर्शन घट जाएगा, इनस्टेबिलिटी घट जाएगी। फिर आते हैं नेक्स्ट, रीजनरेटिव फीडबैक इम्प्लाइज फीडबैक विद, तो रीजनरेटिव फीडबैक का क्या मतलब है, फीडबैक विद पॉजिटिव साइन, तो जो हमारा पॉजिटिव फीडबैक होगा उसका मतलब है रीजनरेटिव फीडबैक। नेक्स्ट आते हैं 17 पे, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग द कंट्रोल एक्शन इज डिटरमाइंड व्हेन अ मैन वॉक्स अलोंग अ पाथ, तो कौन डिटरमाइन करता है जब एक इंसान एक पाथ पे चलता है, तो अगर ध्यान से सोच के देखा जाए तो हम पैर हमें नहीं बता रहे, मतलब पैरों से मतलब नहीं है, हम क्या चीज़ देख के, अगर हम आंखें बंद कर लेंगे तो क्या होगा, तो नहीं चल पाएंगे, तो मेन चीज़ आंखें हैं, आंखें डिटरमाइन कर रही हैं। हम जब किसी वॉक कर रहे हैं किसी पाथ पे, ह्यूमन या मैन वॉक कर रहा है, तो विच इज़ अ क्लोज लूप सिस्टम, इसमें से क्लोज लूप सिस्टम कौन सा है, तो ऑटो पायलट फॉर एन एयरक्राफ्ट। ऑटो पायलट क्या है, वो ऑटोमेटिक है, पर वो बार बार फीडबैक लेके चला रहा है एयरक्राफ्ट को, आसपास की कंडीशंस का, आगे कोई बैरियर तो नहीं है, ये सब चीज़ें, तो वो हमारा ऑटोमेटिक है, बाकी कोई भी हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है, सॉरी क्लोज लूप सिस्टम नहीं है बाकी कोई भी। फिर आते हैं 25 पे, द आउटपुट ऑफ अ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ, तो जो आउटपुट है फीडबैक, ठीक है, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, इसका मतलब ये क्या है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का आउटपुट जो है किसका फंक्शन होना चाहिए, तो रेफरेंस का भी होना चाहिए और आउटपुट का भी होना चाहिए, दोनों का होना चाहिए, इनपुट एंड फीडबैक सिग्नल का भी फंक्शन होना चाहिए, तो इनपुट और फीडबैक सिग्नल का भी, तो ये सारी चीज़ों का फंक्शन होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं 26 पे, डैश इज एन ओपन लूप, ठीक है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहा है, तो ऊपर भी देख चुके हैं, फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर, रिपीटेड है। फिर आते हैं, ये हो गया 19 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज आर कॉमनली यूजेस एरर डिटेक्टर्स इन इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर डिटेक्टर की तरह किसको यूज करते हैं, तो सारे के सारे ये वर्निस्टेट्स, माइक्रोसिन्स और रिजॉल्वर्स, तीनों ही हमारा एरर डिटेक्टर की तरह काम करता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर। नेक्स्ट आते हैं 27 पे, अ कंट्रोल सिस्टम विद एक्सेसिव नॉइज इज लाइकली टू सफर फ्रॉम, अगर किसी कंट्रोल सिस्टम में बहुत ज़्यादा नॉइज है तो किससे सफ़र करेगा, सैचुरेशन इन एम्पलीफाइंग स्टेजेस, तो देखो लॉस ऑफ गेन, नॉइज ऐसा नहीं करेगा कि गेन को कम कर देगा, या वाइब्रेशन ऑसिलेशन नहीं, सैचुरेशन हो जाएगा एम्पलीफाइंग स्टेजेस में, तो ये याद रखेंगे। 20 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन टू मेक एन अनस्टेबल सिस्टम स्टेबल, किसी भी अनस्टेबल सिस्टम को एक स्टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उसका गेन जो है उसको बढ़ा देना चाहिए, गेन की वैल्यू को बढ़ा देना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं 28 पे, जीरो इनिशियल कंडीशन फॉर अ सिस्टम मीन, किसी भी सिस्टम के अंदर अगर जीरो इनिशियल कंडीशन है तो इसका क्या मतलब होगा, तो इस सिस्टम इज एट रेस्ट एंड नो एनर्जी इज स्टोर्ड इन एनी ऑफ द कंपोनेंट, अगर सिस्टम के अंदर मतलब जीरो इनिशियल कंडीशन की बात कर रहे हैं तो सिस्टम रेस्ट पे है और कोई भी एनर्जी नहीं है सिस्टम के अंदर, ये याद रखेंगे, ये रिपीटेड एमसीक्यू आ जाता है। आगे बढ़ते हैं 21 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी, जो स्टेडी स्टेट हमारा रिस्पॉन्स सिस्टम है उसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम क्या बढ़ाएं तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाए, तो हमारा मतलब क्या यूज़ करें, तो इंटीग्रेटर को अगर आप यूज़ करते हैं,
इंटीग्रेटर को यूज़ करने की मदद से आप इंक्रीज कर सकते हैं स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी को। 29 पे आते हैं, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम इज यूज टू कैलकुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रांसफर फंक्शन की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? ट्रांसफर फंक्शन इज आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ट्रांसफर फंक्शन है ये, अगर इनपुट पता है तो आउटपुट, ट्रांसफर फंक्शन पता है तो हम आउटपुट को निकाल सकते हैं या इनपुट को भी। तो ऑर्डर ऑफ द सिस्टम जरूरी नहीं है उससे पता चले, टाइम कांस्टेंट भी नहीं, आउटपुट को हम जरूर बता सकते हैं। अगर हमें ट्रांसफर फंक्शन पता है, मतलब ट्रांसफर फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं और इनपुट तो यूजली पता ही होता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? हम आउटपुट ऑफ द गिवन सिस्टम। किसी भी गिवन इनपुट के लिए, अब यहाँ पे बात भी कर दी कि इनपुट भी गिवन है और ट्रांसफर फंक्शन को भी यूज़ कर रहे हैं, तो हम निकाल सकते हैं आउटपुट को। 22 पे आते हैं, एसी सर्वोमीटर रिजेंबल्स। एसी सर्वोमीटर क्या मतलब किसके जैसा होता है? तो टू फेज इंडक्शन मोटर की तरह होता है। ये बाकी मशीन का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स का। एसी सर्वोमीटर रिजेंबल्स टू फेज इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट आते हैं 30 पे, द बैंडविड्थ इन अ फीडबैक एम्पलीफायर। तो बैंडविड्थ हमने देखा भी था कि गेन के घटाने से, ठीक है, हमारा बैंडविड्थ बढ़ता है। एक बार रिपीट भी कर लेते हैं ऊपर जाके, बैंडविड्थ वाला ये था। एज अ रिजल्ट ऑफ 23 इंट्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक लगाने से हमारा क्या नहीं घटता है, मतलब क्या बढ़ता है? तो बैंडविड्थ बढ़ता है। ये चीज़ है, नेगेटिव फीडबैक से बैंडविड्थ बढ़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बात कर रहे हैं हम 30 में कि द बैंडविड्थ इन अ फीडबैक एम्पलीफायर इंक्रीजेज बाय द सेम अमाउंट एज द गेन डिक्रीज। तो जितना गेन घटेगा, मतलब जितना नेगेटिव फीडबैक देंगे उतना ही हमारा बैंडविड्थ बढ़ेगा। तो गेन और बैंडविड्थ का जो रिलेशन है वो हमारा कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। 37 पे आते हैं, इन अ स्टेबल कंट्रोल सिस्टम बैकलैश कैन कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बैकलैश क्या कर सकता है? लो लेवल ऑसिलेशन को कर सकता है, बना सकता है। तो ये याद रखेंगे, एक वर्ड है बैकलैश। तो बैकलैश हमारा लो लेवल ऑसिलेशंस इंट्रोड्यूस करा सकता है। 38 पे आते हैं, इन एन ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट यूज। तो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में हम क्या यूज नहीं करते हैं ये हमको बताना है। तो एरर डिटेक्टर का यूज़ करते हैं, हाँ करते हैं, और फाइनल कंट्रोल एलिमेंट यूज़ करते हैं, सेंसर यूज़ करते हैं, ऑसिलेटर को हम यूज़ नहीं करते हैं। तो ये सारे एलिमेंट है, ऑसिलेटर अलग चीज़ है, तो ऑसिलेटर को हम ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में यूज़ नहीं करते हैं। 39 पे आते हैं, इन अ कंट्रोल सिस्टम द आउटपुट ऑफ द कंट्रोलर इज गिवन टू। तो किसी भी कंट्रोल सिस्टम में जो आउटपुट है कंट्रोलर का, तो उसको कहाँ देते हैं? तो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के अंदर देते हैं, बाकी चीज़ से मतलब नहीं है। तो आउटपुट ऑफ द कंट्रोलर, कंट्रोलर का एकदम जो आउटपुट होगा तो उसको कहाँ देंगे? ऑब्वियसली बात है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट में देंगे। 31 पे आते हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज अ सेंसिटिविटी ऑफ अ क्लोज लूप। ठीक, क्लोज लूप सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिस्टम टू गेन चेंजेस एंड लोड डिस्टर्बेंसेस डिपेंड। तो सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करती है? तो बस इतना बताना है, सेंसिटिविटी हमारा जो है वो लूप गेन पे डिपेंड करती है। सेंसिटिविटी ये याद रखना है हमें, क्लोज लूप सिस्टम के अंदर सेंसिटिविटी लूप गेन पे डिपेंड करती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 32 पे, द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स विद फीडबैक सिस्टम। तो फीडबैक सिस्टम से ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होगा? डिकेज क्विकली। ठीक है, तो राइजेज और राइजेज वाला तो बिल्कुल गलत बात है। आपने फीडबैक दिया है, फीडबैक का मतलब है कि जो भी दिक्कतें हैं उसको वो वापस भेज रहा है और सिस्टम उस पर वर्क कर रहा है, तो धीरे धीरे उनको हटाएगा ही, बढ़ाएगा नहीं। तो ट्रांजिएंट हमारा कम होना है, बढ़ना तो नहीं है, ये तो सीधी सी बात है। फीडबैक सिस्टम के अंदर ट्रांजिएंट हमारा कम होना है। अब डिकेज दो तरीके से हो सकता है, या तो स्लोली होगा या क्विकली होगा। तो हमारा जब फीडबैक हम लगा देंगे तो क्विकली होगा डीके, तो ये याद रखेंगे, ट्रांजिएंट हमारा जल्दी से हट जाएगा। कुछ ग्राफ ऐसा ऐसे ऊपर ये ट्रांजिएंट है, फिर ऐसे 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 कि ये ऐसा हो गया, सीधे ग्राफ है, तो ट्रांजिएंट फिर एकदम से चला गया। आगे बढ़ते हैं 33 पे, द सेकेंड डेरिवेटिव इनपुट सिग्नल्स मॉडिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सेकेंड डेरिवेटिव इनपुट सिग्नल किसको मॉडिफाई करते हैं ये हमको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग, द टाइम कांस्टेंट एंड सप्रेस द। ठीक है, टाइम कांस्टेंट को मॉडिफाई कर देते हैं और ऑसिलेशंस को सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड डेरिवेटिव इनपुट सिग्नल्स की। तो ये हो गया। कंट्रोलर एसेंशियली इज द। तो कंट्रोलर असल में क्या होता है? तो कंट्रोलर एक कंपेरेटर ही होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट MCQ इज अ कंपेरेटर। फिर बात करते हैं 41 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनपुट टू अ कंट्रोलर। तो कंट्रोलर के लिए क्या एक इनपुट की तरह काम करता है? तो हमारा डिजायर्ड वेरिएबल वैल्यू जो होती है वो कंट्रोलर के लिए एक इनपुट की तरह काम करती है कि हम कितनी वैल्यू चाह रहे हैं। डिजायर्ड वेरिएबल वैल्यू ही हम जो चाहेंगे वही हम मतलब इनपुट में देना चाहेंगे, वही हमें आउटपुट उसके हिसाब से मिले। तो जो डिजायर्ड वैल्यू है
वो इनपुट होगा। फिर आता है 42 द ऑन ऑफ कंट्रोलर इज अ, ठीक है, जहाँ बात कर दी कि ऑन ऑफ 1 0, ठीक है, बाइनरी मतलब वो डिजिटल सिस्टम हो गया, तो डिजिटल हो गया। आगे बढ़ते हैं 34 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हमसे पूछा है। फॉर एनी क्लोज लूप सिस्टम, किसी क्लोज लूप सिस्टम के लिए, सो ओनली वन ऑफ द स्टैटिक एरर कोफिशिएंट हैज़ अ फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू। तो क्लोज लूप सिस्टम के लिए केवल तीनों में से मतलब स्टैटिक एरर कोफिशिएंट जो होते हैं, एक की फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू होगी, दो की नहीं होगी। तो ये फैक्ट है, ये याद रखेंगे। फिर आते हैं 35 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर अ सिस्टम विद गेन मार्जिन क्लोज टू यूनिटी। मतलब जो हमारा GM है वो क्लोज टू यूनिटी एंड फेज मार्जिन क्लोज टू जीरो। तो क्या होगा, किस सिस्टम के लिए होगा, तो ऐसा सिस्टम जो होगा वो हाईली ऑसिलेटरी होगा। ये याद रखने वाली बात है कि अगर गेन मार्जिन हमारा 1 के करीब है और फेज मार्जिन 0 है तो हमारा सिस्टम हाईली ऑसिलेटरी होगा। तो ये इंपॉर्टेंट MCQ है एक। द कैपेसिटेंस 43, द कैपेसिटेंस इन फोर्स करंट एनालॉजी। अब ये इंपॉर्टेंट है, फोर्स करंट एनालॉजी और हमारा फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, फिर हमारा उधर रोटेशनल वाला एनालॉजी, तो उसमें चीज़ों के बीच में रिलेशन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि फोर्स करंट एनालॉजी में जो हमारा कैपेसिटेंस है इन फोर्स करंट इज एनालॉगस टू, वो किसके होगा, ठीक है। तो फोर्स किसके लिए है, सॉरी कैपेसिटेंस किसके लिए, करंट वाला हो गया, तो करंट से रिलेटेड हो गया। सिमिलरली वो पूछ रहा है कि फोर्स से रिलेटेड हमारा क्या चीज़ है, तो वो है मास। मतलब करंट एनालॉजी में कैपेसिटेंस और फोर्स एनालॉजी में हमारा मास। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रखेंगे। बाकी आगे आता है 44, द टेम्परेचर अंडर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम एनालॉजी इज कंसिडर्ड एनालॉगस टू। तो यहाँ पे फिर उसी तरीके से दिया है कि ये क्या है, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल एनालॉजी। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है कि टेम्परेचर, तो टेम्परेचर तो थर्मल में ही होगा। टेम्परेचर की बात करिए तो सिमिलरली हमारा इलेक्ट्रिकल में उसके इक्विवेलेंट क्या होता है, उसके इक्विवेलेंट होगा हमारा वोल्टेज। तो ये है, तो वोल्टेज हो गया। 36 पे आते हैं, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस एक्ससीसिव बैंड विद इन कंट्रोल सिस्टम शुड बी अवॉइडेड। तो किस वजह से हमें ज़्यादा बैंडविड्थ मतलब एक्सेसिव बैंडविड्थ को अवॉइड करना चाहिए, ये पूछा गया है। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि जो बैंडविड्थ होती है वो नॉइज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आप बैंडविड्थ को ज़्यादा कर देंगे इसका मतलब कि नॉइज़ भी ज़्यादा हो जाएगी। इस वजह से हम हमेशा चाहते हैं कि कम से कम बैंडविड्थ हमारा हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते 45 पे, इन इलेक्ट्रिकल न्यूमेटिक सिस्टम एनालॉजी द करंट इज कंसिडर्ड एनालॉगस टू एयर फ्लो रेट। तो करंट जो है वो हमारा किसके एनालॉगस होगा, इलेक्ट्रिकल में करंट और न्यूमेटिक में एयर फ्लो रेट। लिक्विड लेवल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम एनालॉजी, वोल्टेज इज कंसिडर्ड एनालॉगस टू हेड। तो लिक्विड लेवल में हमारा हेड हो गया और इलेक्ट्रिकल में तो वोल्टेज है ही। द विस्कस फ्रिक्शन कोफिशिएंट इन फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। तो फोर्स और वोल्टेज ये इजी है और ये पूछा भी जा सकता है। तो जो वोल्टेज में हमारा रेजिस्टेंस है तो सेम उसी की तरह हमारा जो विस्कस फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन जो होता है मतलब जो रोकता है, रेजिस्टेंस भी क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट को रोकता है। तो ये हमारा ऐसे एफ से नोट करते हैं। तो फोर्स में वो हो गया। तो विस्कस फ्रिक्शन कोफिशिएंट किसके एनालॉगस है, रेजिस्टेंस के एनालॉगस है। 53 पे आते हैं, a signal other than the reference input that tends to affect the value of controlled variable is known as। तो एक ऐसा सिग्नल रेफरेंस इनपुट के अलावा, रेफरेंस इनपुट तो इफेक्ट करेगा ही कंट्रोल वेरिएबल को, एक और कोई सिग्नल है तो वो क्या है, डिस्टर्बेंस है। तो डिस्टर्बेंस तो हमेशा अफेक्ट करेगा ही, किसके, रेफरेंस इनपुट के अलावा जो कंट्रोल वेरिएबल को अफेक्ट करता है। 54 पे आते हैं, द ट्रांसफर फंक्शन इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ट्रांसफर फंक्शन किस किस पे, तो जो हम पढ़ते आ रहे हैं अपने सिग्नल सिस्टम में कि LTI सिस्टम, तो हमेशा लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम पे ही हमारा काम करेगा। नेक्स्ट आते हैं 55, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड। तो किसकी मदद से हम ट्रांसफर फंक्शन, तो सिग्नल फ्लो ग्राफ हम पूरा पढ़ते ही हैं, ब्लॉक रिडक्शन पढ़ते हैं, तो इन सबसे हम ट्रांसफर फंक्शन को ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर आते हैं 48 पे, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, वेलोसिटी इज एनालॉगस टू। तो फोर्स में वेलोसिटी और वोल्टेज में हमारा करंट, ठीक है, तो ये एनालॉगस हैं एक दूसरे के, ऐसे याद रखेंगे। फोर्स में वेलोसिटी, वोल्टेज में करंट हमारा, वोल्टेज एनालॉजी में करंट, ऐसे आगे बढ़ते हैं। आते हैं फिर 56 पे, व्हाट इज द रेफरेंस इनपुट माइनस द प्राइमरी फीडबैक।
तो रेफरेंस इनपुट से हमने अगर प्राइमरी फीडबैक को माइनस कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, तो एक्चुएटिंग सिग्नल मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, अगर हमने रेफरेंस इनपुट से प्राइमरी फीडबैक को माइनस कर दिया तो हमें एक्चुएटिंग सिग्नल मिलता है। फिर आते हैं 49 पे, इन थर्मल इलेक्ट्रिकल एनालॉजी चार्ज इज कंसिडर्ड एनालॉगस टू। तो थर्मल में हमारा क्या होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रिकल में चार्ज है, इलेक्ट्रिकल में हम चार्ज की बात कर रहे हैं, तो थर्मल में हम बात करेंगे टेम्परेचर की। तो चार्ज और टेम्परेचर एनालॉगस है थर्मल इलेक्ट्रिकल एनालॉजी में। द टर्म बैकलेस इज एसोसिएटेड विथ, तो बैकलेस वाला हमने कुछ ऊपर भी पढ़ा था, तो बैकलेस हमारा सर्वो मोटर्स में भी होगा, इंडक्शन रिलेज गियर ट्रेन सभी में होगा। विथ फीडबैक डैश इंक्रीजेज, तो फीडबैक देने से हमारा जो सिस्टम की स्टेबिलिटी होती है तो वो बढ़ जाती है, तो ये याद रखेंगे। फिर आता है 50, मास इन फोर्स वोल्टेज एनालॉजी इज, ठीक है, तो मास हमारा जो फोर्स एनालॉजी में हो गया और वोल्टेज में हमारा उसी की जगह हो गया इंडक्टेंस, तो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। फिर आते हैं 51 पे, द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम इज मेनली ड्यू टू, तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स किसकी वजह से होता है, तो ट्रांजिएंट जो हम नेटवर्क में पढ़ते हैं तो कहाँ पढ़ते हैं, जिसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट लगा हुआ है जैसे कि इंडक्टर कैपेसिटर जो एनर्जी को स्टोर कर सकता है, तो यही मतलब है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम इज मेनली ड्यू टू स्टोर्ड एनर्जी की वजह से ही ट्रांजिएंट हमारा होते हैं। 59 पे आते हैं, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग द सिस्टम रिस्पॉन्स कैन बी टेस्टेड बेटर, किसकी वजह से हम सिस्टम रिस्पॉन्स को अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं, तो सबसे जो बेस्ट हमारा सिग्नल है कंट्रोल सिस्टम में टेस्ट करने के लिए वो यूनिट इम्पल्स इनपुट सिग्नल होता है, उसके बाद स्टेप होता है। तो कभी भी पूछा जाएगा तो हमारा यूनिट स्टेप होगा, अगर ऑप्शन में नहीं गिवन है तो हमारा स्टेप होगा, ये सॉरी पहले यूनिट इम्पल्स होगा फिर हमारा स्टेप होगा। फिर आता है डैश सिग्नल विल बिकम जीरो व्हेन द फीडबैक सिग्नल एंड रेफरेंस इक्वल सिग्नल आर इक्वल, मतलब इससे ये क्या कहना चाह रहा है कि फीडबैक सिग्नल जो है हमारा और रेफरेंस सिग्नल है ये इक्वल है, दोनों इक्वल है मतलब। और अगर हम ये बोले कि फीडबैक माइनस रेफरेंस या रेफरेंस माइनस फीडबैक, इसका क्या मतलब है, ये ऐसे लिख लो इक्वल लिख लो या फिर इसको घटाया तो जीरो आ रहा है, तो क्या चीज़ जीरो होनी चाहिए, तो इनका डिफरेंस हमें क्या बताता है, तो हमने ऊपर भी पढ़ा है कि इनका डिफरेंस हमें एक्चुएटिंग सिग्नल बताता है, तो एक्चुएटिंग सिग्नल हमारा जो होगा वो जीरो हो जाएगा अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। 60 पे आते हैं, इन अ सिस्टम जीरो इनिशियल कंडीशन मीन्स, तो जीरो ये ऊपर भी पढ़ा है कि जीरो इनिशियल कंडीशन मतलब कि सिस्टम रेस्ट पे है, कोई भी एनर्जी नहीं है सिस्टम के अंदर स्टोर्ड, वो जीरो इनिशियल कंडीशन हो गई। 68 पे आते हैं, द टाइप जीरो सिस्टम हैज़ डैश एट द ओरिजिन, ठीक है, तो टाइप पता करने के लिए सिस्टम का क्या मतलब होता है, लाइक ये सिस्टम है ऐसे एस इंटू एस प्लस वन एस प्लस टू, तो सिस्टम का टाइप कौन बताता है कि कितने पोल जो हैं वो ओरिजिन पे हैं, वो हमारा टाइप बताता है, ठीक है, कितने पोल मतलब डिनोमिनेटर वाले, तो यहाँ पे क्या है कि टाइप जीरो सिस्टम ही हमसे पूछा है, इसका मतलब कि कोई भी पोल, नो पोल एट द ओरिजिन। टाइप वन का मतलब सिंपल पोल और मतलब वन पोल, एक पोल, कुछ ये टाइप वन सिस्टम है, ये जो एग्जाम्पल लिखा है टाइप वन का है। टाइप टू सिस्टम का मतलब है कि दो पोल हमारे ओरिजिन पे हैं, तो ये 68, 69, 70 MCQ बहुत आसानी से इसी कॉन्सेप्ट से हो गए। आगे बढ़ते हैं 61 पे, इन अ सिस्टम लो फ्रिक्शन कोफिशिएंट फैसिलिटेट्स, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है अगर लो होगा तो रिड्यूस वेलोसिटी लैग एरर, तो जो वेलोसिटी लैग एरर होता है, वेलोसिटी हमारा मतलब रुक रुक के ऐसा होता है ना, आदमी ऐसे जा रहा है, गिरा तो ऐसे धक्के खा के ऐसे, ये सरफेस है ऐसे गया फिर रुक गया, तो ये चीज़ अगर जितना फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम होगा तो वेलोसिटी लैग एरर भी उतना ही कम होगा या घट जाएगा। फिर आते हैं 62 पे, हाइड्रोलिक टॉर्क ट्रांसमिशन सिस्टम इज एनालॉगस टू, तो हाइड्रोलिक टॉर्क ट्रांसमिशन सिस्टम किसके एनालॉगस है, तो मोटर जनरेटर सेट के एनालॉगस है। ये रेयर MCQ है, ऐसे नहीं पूछते नॉर्मली। फिर आते हैं 63 पे, स्प्रिंग कांस्टेंट इन फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, तो स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स में, ठीक है, और वोल्टेज में हमसे क्या पूछा जा रहा है, वोल्टेज एनालॉजी में किसके इक्वल होगा, तो रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस के इक्वल होगा, ये याद रखेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट K और यहाँ पे 1/c। फिर आते हैं 71 पे, द पोजीशन एंड वेलोसिटी एरर्स ऑफ अ टाइप 2 सिस्टम आ रहा, तो टाइप 2 सिस्टम की बात की है, मतलब दो पोल हैं ओरिजिन पे 1/s² वाला, तो पोजीशन और वेलोसिटी एरर हमसे पूछा है, तो पोजीशन एरर तो हो जाएगा 0। अच्छा, टाइप 0, टाइप 1 और टाइप 2 होता है इस तरीके से, ये टाइप 0, 1 और 2। यहाँ पे बात करें तो हमारा पोजीशन एरर, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जो है वो हमारा 2 के लिए कांस्टेंट होगा और उसके ऊपर वाला कुछ भी होगा
तो वो हमारा हो जाएगा 0। ये याद रखेंगे, ये कांस्टेंट होगा। और फिर एक्सेलेरेशन आ जाएगा हमारा, तो वो इन्फिनाइट होगा, उसके पूछा ही नहीं गया है। तो वेलोसिटी के लिए टाइप 2 कांस्टेंट और उसके ऊपर कुछ भी एक पोजीशन है वो 0। इसी तरीके से पोजीशन के लिए टाइप 1 के लिए कांस्टेंट। तो ऐसे बात आगे बढ़ती जाती है। तो 0 और कांस्टेंट। फिर आते हैं वेलोसिटी एरर कांस्टेंट ऑफ अ सिस्टम इज मेजर्ड व्हेन द इनपुट टू द सिस्टम इज यूनिट। ठीक है, तो वेलोसिटी किससे रिलेटेड है? वेलोसिटी हमारा रैम से रिलेटेड है। पोजीशन हमारा किससे रिलेटेड है? स्टेप से रिलेटेड है। और एक्सेलेरेशन हमारा किससे रिलेटेड है? पैराबोलिक से रिलेटेड है। तो ये याद रखेंगे। या मैं इसको थोड़ा सा और साफ करके बनाता हूँ। ये टाइप 0, 1, 2, 3, यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या आ गया? पोजीशन, वेलोसिटी, उसके ऊपर एक और होता है और एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन आ गया। तो जो पोजीशन है वो टाइप 1 सिस्टम से रिलेटेड है, वेलोसिटी टाइप 2 से और एक्सेलेरेशन टाइप 3 से। तो एक्सेलेरेशन टाइप 3 से मतलब कि टाइप 3 सिस्टम के लिए एक्सेलेरेशन हमें कांस्टेंट वैल्यू देगा, वेलोसिटी 2 के लिए कांस्टेंट देगा, पोजीशन 1 के लिए कांस्टेंट वैल्यू देगा, फाइनाइट वैल्यू देगा। उसके ऊपर कुछ भी है, जैसे कि बात करी थी कि टाइप 2 सिस्टम में हमारा पोजीशन क्या होगा? तो पोजीशन उसके ऊपर वाला 0 होगा। तो कांस्टेंट के ऊपर जो भी चीज़ होगी, अगर समझ रहे होंगे, तो 0 होगा, नीचे की चीज़ इन्फिनाइट हो जाएगी। और वेलोसिटी किससे रिलेटेड है? रैम से रिलेटेड है। एक्सेलेरेशन किससे रिलेटेड है? वो पैराबोलिक से रिलेटेड है। और हमारा जो पोजीशन है वो स्टेप से रिलेटेड है। तो ये याद रखने वाली चीज़ है। आगे बढ़ते हैं 64 पे। द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम डोमेन आर रिलेटेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन और टाइम डोमेन किस किस से मदद से एक दूसरे को रिलेट हम कर सकते हैं? तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर इंटीग्रल या फोरियर ट्रांसफॉर्म की मदद से हम एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन और टाइम डोमेन को। नेक्स्ट आते हैं, इन केस ऑफ टाइप 1 सिस्टम स्टेडी स्टेट एक्सेलेरेशन इज। तो टाइप 1 सिस्टम के लिए तो अभी हमने ऊपर ही बात करी, टाइप 1 सिस्टम किसका सिस्टम है? पोजीशन का सिस्टम है। तो पोजीशन के ऊपर जो भी है वो सब चीज़ें क्या हो जाएगी? इन्फिनाइट हो जाएगी। तो टाइप 1 सिस्टम के लिए वेलोसिटी भी इन्फिनाइट और एक्सेलेरेशन भी इन्फिनाइट। फिर आते 65 पे, एन इंक्रीज इन गेन इन मोस्ट सिस्टम लीड्स टू। तो गेन के बढ़ने से हमारा जो डैम्पिंग रेशियो होता है, ठीक है, जाई जो होता है वो हमारा घट जाता है। तो ये याद रखने वाली बात हो गई गेन के बढ़ने से। फिर आते 66 पे, स्टैटिक एरर कोफिशिएंट आर यूज्ड एज अ मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ क्लोज लूप सिस्टम्स फॉर स्पेसिफाइड डैश। किसके लिए? तो स्टैटिक एरर कोफिशिएंट की बात करें तो उससे क्या मेजर कर सकते हैं? तो सभी के सभी को मेजर कर सकते हैं, मतलब अलग अलग कोफिशिएंट है, केपी केवी के ये जो होते हैं ना, केपी केवी के पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, तो हम तीनों ही मेजर कर सकते हैं। फिर आते हैं 74 पे, इन इफ अ स्टेप फंक्शन, किसका दे दिया? स्टेप फंक्शन इज अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ अ सिस्टम एंड द आउटपुट रिमेन्स बिलो अ सर्टेन लेवल फॉर ऑल द टाइम, द सिस्टम इज नॉट नेसेसरी स्टेबल। तो कोई ऐसा डेटा यहाँ पे दिया नहीं है और हमने स्टेप तो अप्लाई किया पर आउटपुट हमेशा सर्टेन लेवल के नीचे ही रहा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो जरूरी नहीं है कि स्टेबल हो भी सकता है बट नॉट नेसेसरली स्टेबल। सिक्सटी 67 देखते हैं, कंडीशनली स्टेबल सिस्टम एग्जिबिट्स पुअर स्टेबिलिटी। तो अगर किसी सिस्टम को, मतलब कोई स्टेबल सिस्टम है पर कंडीशनली स्टेबल सिस्टम है, तो वो पुअर स्टेबिलिटी शो करता है। किसकी वजह से? रिड्यूस वैल्यूज ऑफ ओपन लूप गेन की वजह से। जो उसके ओपन लूप गेन है उसकी वैल्यू अगर कम है तो, ठीक है, लो वैल्यू की वजह से वो कंडीशनली स्टेबल हो जाता है एक सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी एंड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। तो किस किस की बात कर रहे हैं? स्टेबिलिटी और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को डिटरमाइन करने के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा होता है? तो वो हमारा रूट लोकस का मेथड होता है, सबसे अच्छा मेथड इन दोनों को पता करने के लिए। तो ये रहा रूट लोकस। फिर आते हैं 76 पे, फेज मार्जिन ऑफ अ सिस्टम इज यूज्ड टू स्पेसिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो फेज मार्जिन होता है उससे हम क्या पता कर सकते हैं या बता सकते हैं? तो फेज मार्जिन हमें रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिलेटिव स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी में भी एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, कंप्लीट स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी टाइप की चीज़ें होती हैं। आगे आते हैं 83 पे, विच इज़ नॉट, ठीक है, नहीं है, विच इज़ नॉट अ फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। कौन सा एक फाइनल कंट्रोल एलिमेंट नहीं है? तो पोटेंशियोमीटर जो है वो एक फाइनल कंट्रोल एलिमेंट नहीं है, कंट्रोल वॉल्व है। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होती है, मेजरमेंट की डिवाइस होती है। सर्वो मोटर है,
न्यूमेटिक कन्वर्टर है, पोटेंशियोमीटर यहाँ पे नहीं आता, तो कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा नहीं है खासकर। फिर आते 77 पे, एडिशंस ऑफ जीरोज इन अ ट्रांसफर फंक्शन कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम जीरो को ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ जीरोज क्या करता है ट्रांसफर फंक्शन में, वो लैग कंपेंसेशन को बढ़ाता है, मतलब कॉज करता है, मतलब उसकी वजह से होता है। तो जीरो को ऐड करने से लैग कंपेंसेशन आता है और पोल्स को ऐड करने से लीड वाला आता है, ठीक है। तो जीरोज मतलब न्यूमरेटर और अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर वाले से क्या आता है, अगर हम बात करें न्यूमरेटर वाले से क्या आता है, तो हमारा लैग कंपेंसेशन आता है न्यूमरेटर से। टेक्निक इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉन लीनियर सिस्टम। तो कौन सी टेक्निक को हम नॉन लीनियर सिस्टम में नहीं लगा सकते हैं, तो नैकिस क्राइटेरिया जो है हमने ऊपर पढ़ाई है कि LTI सिस्टम में ही हम ये सब चीज़ें लगाते हैं जो कंट्रोल सिस्टम की चीज़ें हैं, मतलब लगभग काफ़ी सारी चीज़ों के लिए सिस्टम LTI होना चाहिए। अब यहाँ पे लीनियर की कंडीशन ही वायलेट कर दी, नॉन लीनियर कर दिया, तो बाकी तो छोड़ो, ये सब तुमने सुना नहीं क्या क्या होता है। नैकिस क्राइटेरिया हमें पता है कंट्रोल सिस्टम में, तो वो हम नहीं लगा सकते। फिर आते हैं, हमारा छूट गया शायद 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शनल बैंड ऑफ अ कंट्रोलर। तो प्रोपोर्शनल बैंड ऑफ अ कंट्रोलर की क्या डेफिनेशन होती है, रेंज ऑफ मेजर्ड वेरिएबल्स थ्रू विच द एयर आउटपुट चेंजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल बैंड क्या होता है, एक रेंज होती है जहाँ पे जो एयर आउटपुट है वो चेंज होता है मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ, तो हमारा प्रोपोर्शनल बैंड ऑफ कंट्रोलर होता है। आगे बढ़ते हैं 85 पे, इन न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम द कंट्रोल वॉल्व यूज एज फाइनल कंट्रोल एलिमेंट कन्वर्ट्स। तो कंट्रोल वॉल्व क्या करता है, कन्वर्ट करता है। वो कन्वर्ट किसको करता है वो देखने वाली बात है। तो क्या करता है, प्रेशर सिग्नल को पोजीशन चेंज में बताता है, मतलब प्रेशर को वो पोजीशन मतलब डिस्टेंस में चेंज करके बताता है। तो न्यूमेटिक जो है वो प्रेशर इस पर काम करता है, उसको पोजीशन चेंज की तरह, मतलब पोजीशन चेंज में मतलब पोजीशन में कितना चेंज हुआ, ठीक है, वो हमें बताता है प्रेशर को इनपुट लेके। प्रेशर एरर कैन बी मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रेशर का जो एरर है वो हम किस किस की मदद से हम पता कर सकते हैं, तो डिफरेंशियल बेलोज है एक चीज़ और स्ट्रेन गॉज है, ये दोनों प्रेशर पे काम करते हैं। तो स्ट्रेन गॉज तो सी में और डी में भी है, पर पोटेंशियोमीटर नहीं है और सेलिसिन नहीं है, डिफरेंशियल बेलोज एंड स्ट्रेन गॉज। 79 पे आते हैं, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द डैम्पिंग ऑफ अ बैडली अंडर डैम्प्ड सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग कंपेंसेटर में बी यूज। तो एक अंडर डैम्प्ड सिस्टम की अगर बात करें, बैडली अंडर डैम्प्ड सिस्टम की, तो अगर डैम्पिंग को हमें बढ़ाना है तो हमें किस तरीके का कंपनसेटर यूज़ करना चाहिए, तो फेज लीड कंपनसेटर हमको यूज़ करना चाहिए अगर डैम्पिंग को बढ़ाना है। फेज और लीड का मतलब ये मतलब ज़्यादा अच्छा बेटर। आगे बढ़ते हैं, हम आ गए 87 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स के कन्वर्जन के लिए हम सिंक्रो रिजॉल्वर, जो कि एक रोटरी ट्रांसफार्मर भी होता है, तो सिंक्रो रिजॉल्वर को हम यूज़ करते हैं किसके लिए, कन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट्स के लिए। फिर आते हैं 88 पे, द इफेक्ट ऑफ एरर डैम्पिंग इज टू। तो एरर डैम्पिंग का इफेक्ट मतलब किस लिए होता है, इज टू रिड्यूस स्टेडी स्टेट एरर। तो एरर डैम्पिंग से स्टेडी स्टेट एरर को घटाया जा सकता है। फिर एक क्वेश्चन आ चुका है, विच टेक्निक गिव क्विक ट्रांजिएंट एंड स्टेबिलिटी रिस्पॉन्स। तो कौन सा हमें क्विक ट्रांजिएंट और स्टेबिलिटी रिस्पॉन्स देता है, कौन सा टेक्निक, तो रूट लोकस हमें देता है। आते हैं 80 पे, द फेज लैग प्रोड्यूस बाई ट्रांसपोर्टेशन रिलेज इंक्रीज लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी। तो जो फेज लैग होता है वो फ्रीक्वेंसी के संग बढ़ता है, बस इतना याद रखना है, क्या है कि इंक्रीजेज विद फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फेज लैग बढ़ता है फ्रीक्वेंसी के साथ। आगे आते हैं 81 पे, इन अ स्टेबल कंट्रोल सिस्टम सैचुरेशन कैन कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर सैचुरेशन होगा तो वो हमारा लो लेवल ऑसिलेशन को कर देगा, ऑसिलेशन करेगा बट हाई लेवल नहीं, लो लेवल कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड बाय विच ऑफ द टैको जनरेटर। यूज ऑफ टैको जनरेटर की मदद से हम क्या मेजर करते हैं, तो टैको जनरेटर मतलब स्पीड को मेजर करते हैं, टैकोमीटर या टैको जनरेटर से स्पीड को मेजर करते हैं। तो ये सब हो गए। आगे आते हैं 90 पे, अ क्लोज लूप सिस्टम, ठीक है, क्लोज लूप सिस्टम इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ओपन लूप सिस्टम, ठीक है, ये तो पहले भी आ चुका है। तो फीडबैक की मदद से हम बता सकते हैं कि क्लोज लूप है कि ओपन लूप है, क्लोज में होगा फीडबैक और ओपन लूप में नहीं होगा। 91 पे आते हैं, एज कम्पेयर टू अ क्लोज लूप सिस्टम एंड ओपन लूप सिस्टम इज। तो ओपन लूप सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है, बट ये यहाँ पे समझने वाली बात है, ओपन लूप सिस्टम यूजली स्टेबल होता है, बट अगर वो स्टेबिलिटी उसकी गई तो उसको फिर से स्टेबल बनाना बहुत मुश्किल है।
क्लोज लूप सिस्टम थोड़ा सा कम स्टेबल होता है पर उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सकता है। तो ये डिफरेंस है कि मोर स्टेबल कौन होगा, अगर एक लाइन में बोला जाए तो ओपन लूप ज़्यादा ओपन लूप सिस्टम मोर स्टेबल होगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो लेस एक्यूरेट भी होगा। तो ओपन लूप सिस्टम केवल इस चीज़ में अच्छा है कि वो नॉर्मली जब मतलब सिस्टम स्टार्ट होता है तो वो स्टेबल मोर है, जब तक उसे कोई अनस्टेबल ना करे, बस एक उसका एडवांटेज है। बाकी एक्यूरेसी भी अच्छी नहीं है, अगर अनस्टेबल हो गया तो स्टेबल फिर से नहीं किया जा सकता। तो ओपन लूप सिस्टम तो ऑब्वियस ही बात है, फीडबैक नहीं है तो उतना अच्छा नहीं होगा। 96 पे आते हैं, कंपेंसेटर इंक्रीजेज द बैंडविथ। तो कौन सा कंपेंसेटर हमारा है जो बैंडविथ को बढ़ा देता है, ठीक है। तो लैग लीड कंपेंसेटर जो जिसमें लैग लीड दोनों है तो वो हमारा बैंडविथ को बढ़ाता है। नेक्स्ट आते हैं 92 पे, इन अ क्लोज लूप सिस्टम, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, क्लोज लूप सिस्टम की, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल एक्शन डिपेंड्स ऑल ऑफ द अबव। कंट्रोल एक्शन डिपेंड्स अपॉन द आउटपुट एंड ऑल्सो ऑन द इनपुट कमांड, ठीक है, दोनों पे डिपेंड करता है। आउटपुट सिग्नल इज फेड बैक, ठीक है, आउटपुट सिग्नल को फीड किया जाता है पीछे मतलब इनपुट में, टू बी कंपेयर विद द रेफरेंस सिग्नल और द एक्यूरेसी इज बेटर देन इन ओपन लूप, ठीक है। तो तीनों हैं। फिर आते हैं 97 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इन सीपीएम इज इवेंट, ठीक है, या सीपीएम इज इवेंट ओरिएंटेड, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। PIRT इज प्रोबेबिलिस्टिक, सीपीएम इज डिटर्मिनिस्टिक, ये इसका है, मैंने प्लानिंग का है जो हमारा मैकेनिकल में सब्जेक्ट होता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है। उस क्वेश्चन में क्या बात कर रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक रिक्वायर्स लेस टाइम, कम टाइम में हो जाता है। तो कालमांस टेस्ट जो है, कालमांस टेस्ट जो है वो हमारा कम टाइम में हो जाता है बाकी सब टेस्ट से। फिर आते हैं 93 पे, द डिफरेंस ऑफ द रेफरेंस इनपुट एंड द एक्चुअल आउटपुट सिग्नल इज कॉल्ड। तो रेफरेंस इनपुट जो हम रेफरेंस हमने दिया या हम चाहते थे कि हमें इतना मिले, और एक्चुअल आउटपुट जो हमें मिला, अब दोनों के बीच का डिफरेंस एक ही चीज़ होगी, एरर होगा, तो एरर सिग्नल होगा, उनका जो भी डिफरेंस होगा वो एरर सिग्नल होगा। और आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिकली डैम्प्ड। तो ये तो सबको पता ही होना चाहिए कि अगर जाई की वैल्यू, ठीक है, डैम्पिंग फैक्टर 1 है तो क्रिटिकली डैम्प्ड है, अगर लेस देन 1 है तो अंडर डैम्प्ड है, और ग्रेटर देन 1 है तो ओवर डैम्प्ड है, और अगर जाई 0 है तो वो अनडैम्प्ड है। तो यहाँ पे क्या समझने वाली बात है, दो चीज़ों में अंतर है, अंडर डैम्प्ड, अंडर और अनडैम्प्ड, और ये हो गया अंडर डैम्प्ड, दोनों में अंतर है। अंडर डैम्प्ड मतलब ये वाला केस लेस देन 1, और अनडैम्प्ड मतलब है ही नहीं, डैम्पिंग है ही नहीं। आते हैं आगे 99 पे, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इज बेटर देन द ओपन लूप सिस्टम ड्यू टू, किसकी वजह से, क्योंकि उसमें फीडबैक कंट्रोल होता है, ऑब्वियस सी बात है कि यही आंसर होगा। लास्ट पे आते हैं, इन अ पीआईडी कंट्रोलर, पी मतलब प्रेजेंट, आई मतलब आई से रिलेटेड पास्ट है और डी से रिलेटेड फ्यूचर है, पी मतलब प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर, पीआईडी मतलब प्रोपोर्शनल इंटीग्रल और डेरिवेटिव। तो द वैल्यूज ऑफ प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव आर डिपेंडेंट ऑन, किस पे डिपेंड कर रही हैं, तो पी हमारा डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट पे, बीच वाला डिपेंड कर रहा है इंटीग्रल हमारा पास्ट पे, और डेरिवेटिव फ्यूचर पे। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इस तरीके से है, पी फॉर प्रेजेंट वहाँ से शुरू करेंगे, फिर पास्ट और फ्यूचर, ये आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं 95 पे, इफ द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इज 1/TS+1 द स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू यूनिट स्टेप इनपुट इज, तो वो होगा 0, क्योंकि ये टाइप कैसा सिस्टम है, टाइप 0 का सिस्टम है, इसमें कोई भी पोल ओरिजिन पे है ही नहीं। तो अगर इसमें स्टेडी स्टेट एरर की बात करें स्टेप इनपुट की वजह से तो 0 होगा, क्योंकि ये टाइप 0 का सिस्टम है। अगर टाइप 1 का सिस्टम होता तो स्टेप की वजह से कुछ फाइनाइट वैल्यू देता,